हेलो फ्रेंड्स, मैं आमिर सर क्लासेस के साथ। और जैसा कि आप जानते हैं हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी मतलब विश्व के भूगोल की सीरीज कंटिन्यू चला रहे हैं। और उसमें इससे पहले हम लोग एक महाद्वीप पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें उसकी सारी ज्योग्राफिकल और पॉलिटिकल टॉपिक को देख लिया। और ऐसे करके हमने उसके 10 या 11 लेक्चर्स उसके देखे थे, पूरा डिटेल के साथ देखा। आपका ऑल इंडिया का कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे सेंट्रल का एग्ज़ाम हो, चाहे स्टेट एग्ज़ाम्स हो, या वनडे एग्ज़ाम्स हो, या मेंस का एग्ज़ाम, किसी भी लेवल का एग्ज़ाम हो, जो कि यहाँ पे जो हम लोग जीएस की सीरीज लेके चल रहे हैं, वो ऑल इंडिया के किसी भी एग्ज़ाम के लिए आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगी और हो सकती है और होगी भी। और इसमें हम लोग पहले उत्तर अमेरिका पूरा पढ़ चुके हैं, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट को पूरा हमने जान लिया है। और आज हम सेकंड कॉन्टिनेंट मतलब कि साउथ अमेरिका मतलब दक्षिण अमेरिका को पढ़ने जा रहे हैं। और इसमें हम स्टार्ट करेंगे आज पॉलिटिकल मतलब राजनीतिक मैप को समझेंगे आज के टॉपिक में हम। तो आज का हमारा जो टॉपिक है ये हमारा है दक्षिण अमेरिका। तो इससे पहले हम उत्तर अमेरिका पूरा डिटेल से देख चुके हैं। तो जैसे ही हमने वो देखा उसी प्रकार से इसको हम जानेंगे पूरा डिटेल के साथ। तो आओ हम चर्चा करते हैं और इस पर हम डिस्कस करते हैं कि साउथ अमेरिका है क्या। इसके हम एक एक डायमेंशन कवर करेंगे और एक एक सेपरेट लेक्चर में इसमें एक एक चीज़ को समझेंगे, रिवर्स को, माउंटेन्स को, लेक को, और आपके यहाँ ग्रास लैंड है जो भी उनको जानेंगे, और यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट सिटी हैं उनको जानेंगे। ये सब चीज़ें हम बेसिकली चीज़ें देख लेंगे। तो हम साउथ अमेरिका में जो हमें डिस्कस करना है वो हम समझें। पहले हम इसकी थोड़ी बेसिक समझ पढ़ लें, बेसिक चीज़ें पढ़ लें। मैं यहाँ बात करूँ, ये वाला जो हिस्सा है ये आपका ये वाला ये ऊपर आपको जो दिखाई देगा यहाँ से स्टार्ट होगा क्या, उत्तर अमेरिका। ये आपका आ जाएगा उत्तर अमेरिका, क्योंकि उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका से जुड़ा है। और जिस मतलब कि जिस चीज़ से जुड़ा हुआ है इसको बोलते हैं आपका पनामा इस्थमस। पनामा इस्थमस मतलब स्थल संधि। क्या बोलते हैं? स्थल संधि। स्थल संधि और जल संधि में पहले डिटेल से पढ़ा चुका हूँ। और जिसको ये चीज़ समझनी है कि स्थल संधि और जल संधि क्या होती, तो आप मेरे पहले वाले लेक्चर जाके प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं, चैनल पे जाके पूरा ये चीज़ें क्लियरिटी आपकी हो जाएगी। चलो पहले मैं बेसिकली समझ बता दूँ है क्या। तो आप इस तरफ देखोगे, इस तरफ जो है, इस तरफ आपका है प्रशांत महासागर। जैसे ऊपर जाएगा उत्तरी प्रशांत महासागर है, और ये वाले हिस्से पे दक्षिणी प्रशांत महासागर। ये आपका हिस्सा है दक्षिणी प्रशांत महासागर, ठीक है। इस वाले हिस्से पे आएंगे, ये वाला जो हिस्सा दिखाई देगा, ये वाले हिस्से पे आपको दिखाई देगा उत्तरी अटलांटिक महासागर। और ये वाले हिस्से पे जो दिखाई देगा यहाँ पे आपको मिलेगा दक्षिणी अटलांटिक महासागर। हाँ, जिसको लगाओ कि अभी मैंने मैप आपके सामने ड्रॉ नहीं किया, मैंने पहले कर लिया। और जिसको मैप सीखना तो हाउ टू ड्रॉ मैप की सीरीज है, उसमें आप जाके साउथ अमेरिका का मैंने मैप बनाने का तरीका बताया, आप उसमें जाके सीख सकते हो। और बाकी मुझे अभी क्या है, वीडियो ज़्यादा लेक्चर लंबा हो जाता है, इस वजह से मैंने ये पहले से ड्रॉ किया। बाकी हम स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, ये वाला देखा हमने, इस तरफ आपका दक्षिण प्रशांत महासागर है और ये दक्षिणी अटलांटिक महासागर। और नीचे वाले हिस्से पे जो स्टार्ट हो जाएगा अंटार्कटिका स्टार्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे जो स्टार्ट होगा वो होगा आपका अंटार्कटिका महाद्वीप। ये भी हम कर लेंगे डिस्कस, ये भी एक महाद्वीप है। चलो मैं थोड़े से पॉइंट पे बात करूँ कि जो दक्षिण अमेरिका है इसका लेवल क्या है और है क्या। देखो, तो सबसे पहले उत्तर अमेरिका से ये जुड़ा हुआ है, तो पनामा स्थल संधि से जुड़ा हुआ है पहला। दूसरा इसमें देखेंगे कि दक्षिण अमेरिका अगर मैं क्षेत्रफल के हिसाब से बात करूं तो विश्व में क्षेत्रफल के हिसाब से क्षेत्रफल में इसकी जो कंडीशन है कि विश्व के हिसाब से क्षेत्रफल में इसका कौन सा नंबर है, कौन सा स्थान है। क्षेत्रफल में विश्व में चौथा स्थान है। विश्व में कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है। अगर मैं बात करूं क्षेत्रफल के हिसाब से कि विश्व में पहला स्थान किसका है, तो विश्व में पहला स्थान एशिया का है, दूसरा अफ्रीका है, तीसरा उत्तर अमेरिका है, चौथा आपका दक्षिण अमेरिका है, और पांचवा आपका अंटार्कटिका आएगा। ये मैं पहले लिखा चुका हूँ, ये पहले चीज़ें बता चुका हूँ। पांचवा आपका अंटार्कटिका आएगा, और छठवें पे आपका यूरोप है, और सातवें पे आपका ऑस्ट्रेलिया है, और आठवें नंबर पे आपका अभी न्यू जो मतलब जिसको डिस्कवर किया गया है, जिसको खोजा गया अभी हाल में 2018 में,
जिसका नाम है ज़ीलैंडिया। तो जिसको अगर ये चीज़ें देखनी है, मैं पहले बना चुका हूँ, तो आप मेरे ज्योग्राफी के फर्स्ट लेक्चर हैं जिसमें मैंने वर्ल्ड मैपिंग की समझ बताई है, विश्व भूगोल की समझ स्टार्ट किया था। मेरा सेकंड या तीसरा, शायद दूसरे तीसरे नंबर का लेक्चर है, आप उसमें जाके चीज़ें देख सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको क्लियरिटी हो जाएगी। तो विश्व में इसका क्षेत्रफल के हिसाब से चौथा स्थान है। हाँ, अब मैं बात करूँ कि दक्षिण अमेरिका के बारे में, तो दक्षिण अमेरिका जो हिस्सा है, स्पेशली देखो यहाँ पे दक्षिण अमेरिका को जो टाइटल दिया जाता है, ये आपका स्पेशली लैटिन अमेरिका में आता है। क्या आता है? लैटिन। देखो मैं इससे पहले उत्तर अमेरिका के लेक्चर में आपको उत्तर अमेरिका, मध्य अमेरिका और लैटिन अमेरिका पढ़ा चुका हूँ। और ये जो दक्षिण अमेरिका जो भाग है, दक्षिण अमेरिका आपका लैटिन अमेरिका का पार्ट है, लैटिन अमेरिका का भाग है। तो ये आप याद रखना, हर बार क्वेश्चन आता है कि उत्तर अमेरिका का क्या मतलब, मध्य अमेरिका का, मिडिल अमेरिका का या लैटिन अमेरिका का भाग है। लैटिन अमेरिका का भाग है क्योंकि यहाँ पे जितने भी कंट्री हैं, पनामा इस कंट्री के ऊपर, जिसमें ग्वाटेमाला है, एल सल्वाडोर है, सैन सल्वाडोर है, होंडुरास है, ये जितने भी देश हैं, इन सबको मिला के वो नीचे पूरे वाला ये पूरे हिस्से को हम लैटिन अमेरिका कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ होगी बेसिकली। अब हम आते हैं आगे इसके ऊपर। हाँ, इसको कुछ टाइटल दिए जाते हैं इस महाद्वीप को। इस महाद्वीप को बोला जाता है पक्षियों का महाद्वीप, इसे पक्षियों का महाद्वीप, एक पक्षियों का महाद्वीप बोला जाता है। क्यों बोला जाता है इसका रीजन मैं बता दूं। यहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको पता है यही विश्व का वो महाद्वीप है, और यहाँ पे आपको कंट्री मिलेगा ब्राज़ील, अभी मैं डिस्कस करूँगा आगे। यहाँ पे आपको एक जंगल मिलेगा, अमेजन के जंगल, जो विश्व के सबसे बड़ा जंगल कहलाता है। और पूरे विश्व का आप बात करूँ मैं यहाँ पे कि 20% पूरे विश्व की ग्रीनरी, 20 से 25% के बीच में विश्व की ग्रीनरी इसी भाग में पाई जाती है। और जो कि हमारे पूरे अर्थ का मतलब पूरे जो अर्थ पृथ्वी है, पूरे मतलब पृथ्वी ग्रह का 20 से 23% के अप्रॉक्स में, अभी डाटा कोई ऐसा फिक्स नहीं है, लेकिन 20 से 25% के अप्रॉक्स में ये ऑक्सीजन उत्सर्जित करता है। तो और इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ऑक्सीजन उत्सर्जित करता है। और इससे भी ज़्यादा एक इम्पोर्टेंट होता है, और इसे मतलब अमेजन के जंगल को विश्व की मतलब कि इसको पृथ्वी का फेफड़े का टाइटल दिया गया है। इसको जो उपनाम दिया गया है, पृथ्वी के फेफड़े किसको कहा जाता है? तो पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है अमेजन के जंगलों को। और विश्व में सबसे ऊंचे ऊंचे जंगल पाए जाते हैं यहीं पे बहुत ज़्यादा पशु मतलब बहुत ज़्यादा पक्षी पाए जाते हैं, इसलिए इसको जो टाइटल दिया गया है पक्षियों का महाद्वीप। इसको एक टाइटल और दिया गया है पक्षियों के महाद्वीप के साथ साथ, इसमें क्योंकि जंगल बहुत बड़े बड़े, जो विश्व में आपने सुना होगा कि विश्व का सबसे बड़ा जो सांप होता और जो भारी होता है और जो तेज भागता भी है, वो लंबाई में भी रहता है और मतलब उसमें भी मतलब स्पीड में भी। तो उस हिसाब से इसको बोला गया है सांपों का महाद्वीप, क्योंकि यहाँ पे जो विश्व का सबसे बड़ा सांप का टाइटल दिया जाता वो आपका एनाकोंडा। आप लोगों ने मूवी देखी होगी एनाकोंडा, हॉलीवुड करके एनाकोंडा फर्स्ट, एनाकोंडा सेकंड, थर्ड करके है, उसमें दिखाई गई ये सब चीज़ें। और हाँ, स्पेशली बता दो अपने इंडिया में भी 2 चिड़ियाघर ऐसे हैं, एक तो आपका साउथ में है, यहाँ शायद मुझे अभी कंफर्म तो नहीं है, लेकिन साउथ में आपका तमिलनाडु में करके उसका नाम नहीं आ रहा, और दूसरा चिड़ियाघर है आपका इंदौर में, मध्य प्रदेश के इंदौर में मिल जाएगा। वहाँ पे एनाकोंडा की एक प्रजाति लाई गई थी अभी, उसकी एक वैरायटी, तो वहाँ पे एनाकोंडा देखने को आपको मिल जाएंगे। ये समथिंग लंबे 30 से 35 फुट लंबे इन सांपों को देखा गया, तो इसलिए 2 नाम दिए जाते हैं इनको। एक तो दिया जाता है पक्षियों का महाद्वीप और दूसरा नाम दिया जाता है आपका सांपों का महाद्वीप। क्वेश्चन हर बार पूछता है, जैसे प्री फैक्ट में जो वनडे एग्जाम्स आते हैं उनमें पूछ लिया जाता सांपों का महाद्वीप किस महाद्वीप को कहा जाता है या पक्षियों का महाद्वीप कैसे कहा जाता है। ऐसे जब हम अंटार्कटिका पढ़ेंगे या ऑस्ट्रेलिया पढ़ेंगे तो उनके बारे में जानेंगे। अंटार्कटिका को जैसे कि सफ़ेद महाद्वीप कहा जाता है या बर्फ़ का महाद्वीप कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे पूरी बर्फ़ ही बर्फ़ पाई जाती है, बर्फ़ की चादर पाई जाती है, जिस वजह से इसको बर्फ़ का महाद्वीप या वाइट कॉन्टिनेंट बोला जाता है। ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया में देखोगे सबसे ज़्यादा डिज़र्ट पाए जाते हैं और ज़्यादातर रेगिस्तान है, इसलिए इसको प्यासी भूमि का महाद्वीप कहा जाता है या रेगिस्तानों का महाद्वीप कहा जाता है। ये हम जब टॉपिक पढ़ेंगे उसमें जानेंगे। चलो हम बेसिकली बात आते हैं और हम अपने टॉपिक पे आते हैं, और जिसमें हम पढ़ रहे हैं दक्षिण अमेरिका। तो ये आपने बेसिक कॉन्सेप्ट देखा। अब मैं बात करूँ कि दक्षिण अमेरिका में, तो ये आपने देखा उत्तर अमेरिका से जुड़ा किससे? पनामा स्थल संधि से। हाँ, अब मैं बेसिकली बता दूं कि इस वाले भाग में जो है ऊपर यहाँ पे है
कैरिबियन सागर, ये कैरिबियन सागर है। कैरिबियन सागर जो हिस्सा है वो आपका उत्तरी अटलांटिक महासागर का हिस्सा है, नॉर्थ अटलांटिक महासागर का हिस्सा है कैरिबियन सागर। हाँ, एक मैं चीज़ और बता दूं यहाँ पे, जो मुझे अभी चीज़ यहाँ पे डिस्कस करनी है। जैसे क्वेश्चन पूछता है कि पनामा स्थल संधि किस किस को जोड़ती है, तो आंसर होगा आपका कैरिबियन सागर। जोड़ती है उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका। अलग किसको करती है, तो कैरिबियन सागर और प्रशांत, दक्षिण प्रशांत महासागर, उत्तरी प्रशांत महासागर। बाकी आपका बनेगा कैरिबियन सागर ना होगा तो फिर अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर। इस प्रकार के इसके क्वेश्चन पुटअप होंगे। अब मैं बात करूं कि दक्षिण अमेरिका में टोटल कितने कंट्री हैं, तो दक्षिण अमेरिका में आपके कुल या टोटल 14 देश हैं। कितने देश हैं, 14 देश हैं। इसमें कितने हैं, 14 देश हैं। तो 14 देश हैं। हम एक एक देश को डीपली जानेंगे और समझेंगे भी, बेसिक चीज़ें ये सब जानेंगे हम इनके बारे में। देखो, तो सबसे पहले मैं बात करूं तो इसका सबसे बड़ा देश है वो आपका, इसमें सबसे बड़ा देश है वो आपका है ये वाला, इस प्रकार करके ये आपका है ब्राज़ील, सबसे बड़ा देश ब्राज़ील। तो ये रहा आपका ब्राज़ील। तो ब्राज़ील आपका साउथ अमेरिका मतलब दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है। 14 देश हैं ऐसे करके टोटल इसमें। ब्राज़ील की राजधानियां हैं, ब्राज़ील की जो राजधानी है वो आपकी ब्राज़ीलिया है। और इम्पोर्टेंट क्या हो जाता है कि ब्राज़ील एक ऐसा देश है इकलौता यहाँ पे दक्षिण अमेरिका में जिसकी सीमा 10 देशों के साथ लगती है। अभी 10 देश बताऊंगा मैं काउंट करके, एक एक चीज़ देखेंगे। तो ब्राज़ील की सीमा 10 देशों के साथ लगती है। अगर इसको खुद की सीमा को मिला लिया जाए ऐसे करके टोटल 11 देश हो जाएंगे। कितने देश हो जाएंगे, 11 देश। तो यहाँ पे हम अगला लिखेंगे कि ब्राज़ील की सीमा 10 देशों के साथ साझा करता है। क्या करता है, साझा करता है। तो ये हो जाएगा इम्पोर्टेंट, 10 देशों के साथ क्या करता है, सीमा को साझा करता है। देखो इम्पोर्टेंट है, अगर इसमें खुद ब्राज़ील भी अगर प्लस कर लिया जाए तो ऐसे टोटल करके 11 हो जाएंगे। ठीक है, अब बाकी बात मैं करूं कि है 14 देश पर ऐसे 3 देश कौन से जिनकी सीमा नहीं लगती। देखो एक मैं यहाँ पे बता दूं, एक यहाँ पे एक देश है ऐसे करके, छोटा सा आइलैंड है, पूरा द्वीप पे बसा हुआ है, इसका नाम है फॉकलैंड। लेकिन अगर मैं बात करूं इस देश पे कब्जा किसका, कंट्रोल, तो ये आपका यूके का, यूनाइटेड किंगडम मतलब ब्रिटेन का। तो एक तो ये हो जाएगा। और दूसरा एक देश आपको इसमें और मिलेगा, एक तो मिलेगा चिली, मतलब चिली जो यहाँ पे है, तो एक देश ये होगा। और एक और मिलेगा इक्वाडोर, एक मिलेगा इक्वाडोर। तो मतलब कि 3 देश ऐसे हैं जिनकी सीमा इसके साथ नहीं लगती है, ब्राज़ील के साथ। तो पहला आपका हो जाएगा आपका इक्वाडोर पहला, दूसरा हो जाएगा आपका चिली और तीसरा हो जाएगा फॉकलैंड। तो इनकी सीमा ब्राज़ील से नहीं लगती है। ठीक है, ये हो जाएगा। तो इनकी सीमा ब्राज़ील के साथ नहीं लगती। अब मैं बात करूँ आगे ब्राज़ील के कंट्रियों की कि ब्राज़ील में कौन कौन से देश हैं। ये देखो, तो यहाँ पे फिर एक देश स्टार्ट होगा इस प्रकार से यहाँ पे, तो इसका नाम है फ्रेंच गुआना। फिर एक यहाँ पे स्टार्ट होगा ऐसे करके, इसका नाम है आपका, ये हो गया आपका फ्रेंच गुआना। और स्पेशली इसका नाम क्या हो जाएगा, जो फ्रेंच गुआना के बाद ये वाला आपका सूरीनाम। फिर एक देश और यहाँ पे मिलेगा आपको, इसका नाम है गुआना, इसका आपको नाम मिलेगा गुआना।
तो फ्रेंच गुयाना, सूरीनाम, आपको ये सारे कंट्री इससे लगे हुए हैं ऐसे पास पास करके। और फिर ए वाला मिलेगा आपको यहाँ पे इस प्रकार करके, ए वाला देखो, ये सारे देश इससे ब्राज़ील से लगे हुए हैं। जैसे इनकी सीमा में बनाऊँ तो जैसे ये फ्रेंच गुयाना है तो इस प्रकार करके ऐसा लगा हुआ है, और ये सूरीनाम है फिर ये ऐसा लगा हुआ है, और गुयाना इस प्रकार से लगा है। फिर एक आ गया आपका है यहाँ पे ये वाला, ये ऐसा लगा हुआ है, और इसका नाम है आपका वेनेजुएला। ये वाला है वेनेजुएला, ठीक है। अब मैं थोड़ी चीज़ें इनके बारे में, इनकी राजधानियों के बारे में डिस्कस कर दूँ। देखो क्यों है इनकी राजधानी इंपोर्टेंट इसलिए हो जाती हैं जो साउथ अमेरिका, दक्षिण अमेरिका है। एक तो इंपोर्टेंट कंट्रीज़ के सारे इंपोर्टेंट कंट्री के होने के साथ इनकी राजधानियाँ भी इंपोर्टेंट हैं। तो एग्ज़ाम में हमेशा इनकी सही मिलान के लिए, सही जोड़ी के लिए पूछता रहता कि आप सही मिलान कीजिए या इनमें से बताइए कि कौन सा गलत मिलान हुआ है, आप उनको पहचानिए। खास करके मतलब जो आपसे CDS है आपका, और AC का एग्ज़ाम है, और आपके PSC है या IS जैसे प्रीलिम्स एग्ज़ाम में हमेशा ये पूछते रहते हैं। तो यहाँ पे मैं थोड़ी सी चर्चा करूँ, ये जो हिस्सा जो बना है ये आपकी झील है। इस झील का नाम है मराकाइबो, मराकाइबो झील, मराकाइबो झील, ठीक है। ये मराकाइबो झील है। अब मैं थोड़ी फ्रेंच गुयाना के बारे में बात करूं। फ्रेंच गुयाना की जो राजधानी वो गायनी है। इंपॉर्टेंट है थोड़ी फ्रेंच गुयाना। फ्रेंच गुयाना की जो, हाँ ठीक है मैं यहाँ लिख देता, इसकी राजधानी है गायनी, जो कैपिटल है वो गायनी है। मैं ब्लू से लिख रहा, कैपिटल उसमें लिखता जाऊँगा ब्रैकेट में, तो राजधानी होगी। इसकी जो राजधानी है वो गायनी है। फ्रेंच गुयाना पे जो कंट्रोल है वो आपका है फ्रांस का, फ्रांस के अंतर्गत आता है, या फ्रांस के अंतर्गत कंट्रोल है। इम्पोर्टेंट क्या है, यहाँ पे जगह है इसी में फ्रेंच गुयाना में कोरू नाम की। इसी कोरू में फ्रांस का यहाँ से क्या किया जाता है, सैटेलाइट लॉन्च किए जाते हैं। मतलब इनका जो है प्रक्षेपण केंद्र क्या है, यहाँ पे जो है इनका प्रक्षेपण केंद्र है। मतलब फ्रेंच गुयाना है, यहाँ पे इनका प्रक्षेपण केंद्र है, तो यहाँ से इनके सैटेलाइट लॉन्च किए जाते हैं। तो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि फ्रेंच गुयाना राजधानी गायनी है, फ्रांस के अंतर्गत आता है। यहाँ देखिए फॉकलैंड है, फॉकलैंड भी UK के अंतर्गत है। तो कभी कभी ये लोग कंट्री में डिस्प्यूट होता है कि 14 देश हैं कि 13 देश हैं कि 12, तो अलग अलग करके डाटा बताता है। बाकी देखो एक देश फ्रेंच गुयाना है जो फ्रांस के कंट्रोल में है, UK के कंट्रोल में है ये वाला फॉकलैंड, तो ऐसे करके 12 देश काउंट करते हैं, ठीक है। लेकिन अभी इनके जोग्राफिकल हिसाब से तो इनके कंट्रोल में है, ठीक है, लेकिन पॉलिटिकल है वो मैटर अलग है। तो फ्रेंच गुयाना की राजधानी गायनी हो गई, फ्रांस के अंतर्गत आता है। कोरू स्पेशल एक जगह है जो प्रक्षेपण केंद्र है। बात करूँ मैं सूरीनाम की। सूरीनाम जो कैपिटल है, सूरीनाम की राजधानी है वो है परामराइबो। सूरीनाम की राजधानी है परामराइबो। देखो थोड़ा मैं यहाँ सूरीनाम के बारे में 1-2 पॉइंट लिख दूँ, इम्पोर्टेंट है थोड़ी। सूरीनाम जो परामराइबो है इसके बारे में थोड़ी इम्पोर्टेंट है। जैसे यहाँ लिखूँ अगला पॉइंट, सूरीनाम या सूरीनेम भी बोलते हैं, अलग अलग आता। इसकी राजधानी है परामराइबो। इम्पोर्टेंट क्यों है, यहाँ पर भारतवंशी सबसे ज़्यादा निवास करते हैं। भारतवंशी सबसे ज़्यादा निवास करते, मतलब रहते हैं। इसका मतलब क्या है, मतलब जो भारतीय मूल के लोग हैं, जो इंडियन सिटीजन है, या उनके कोई दादा परदादा कोई रहा जो इंडिया से जिनका बिलोंग करते थे या बिलोंग करते हैं, वो भारतवंशी, इंग्लिश में डायस्पोरा बोलते हैं इनको, भारतवंशी को इंग्लिश में डायस्पोरा। तो सबसे ज़्यादा जो यहाँ पर रहते हैं भारतवंशी लोग यहीं पे रहते हैं सबसे अधिक। तो भारतवंशी या इंडियन डायस्पोरा सबसे ज़्यादा परामराइबो में रहते हैं। इस सूरीनाम की राजधानी है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब मैं बात करता हूँ थोड़ी गुयाना की। तो गुयाना की राजधानी है जॉर्ज टाउन। बाकी याद रखना जॉर्ज टाउन, बाकी और ठीक है, अभी इतना ज़्यादा नहीं है। जो इम्पोर्टेंट होगा मैं लिखा दूंगा जॉर्ज टाउन, ठीक है। अब मैं बात करूँ वेनेजुएला की। वेनेजुएला थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि वेनेजुएला की राजधानी कराकस है। वेनेजुएला की राजधानी क्या है, कराकस। अब क्या थोड़ा इसके बारे में 1 पॉइंट लिखना है। देखो
वेनेजुएला की जो राजधानी वो आपकी है कराकस। क्या इम्पोर्टेंट, ये पूरा इकलौता ऐसा कंट्री है मतलब कि साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में जो स्पेशल पेट्रोलियम विख्यात, मतलब पेट्रोलियम उत्पादित करता है, पेट्रोलियम उत्पादन प्रोडक्शन करता है। और ऐसे करके ये ओपेक का सदस्य है। क्या है? ओपेक एक ऑर्गेनाइजेशन है, ओपेक एक ऑर्गेनाइजेशन है जो पेट्रोलियम के लिए विख्यात है, ओपेक का सदस्य है। ओपेक संगठन है एक, ओपेक सदस्य, तो इकलौता ऐसा देश है जो ओपेक का सदस्य है। तो ये आपने देखा, हाँ यहीं पे मराकाईबो झील है, लेक है, मराकाईबो क्या है? लेक है। और इसी लेक के पास में एक सबसे ऊंचा वाटरफॉल है और जिसको बोलते हैं एंजल वाटरफॉल, जो विश्व का सबसे ऊंचा वाटरफॉल है। मैं जब आऊँगा नदियाँ और वाटरफॉल पढ़ाऊँगा तो वहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा, अभी थोड़ा सुन लीजिए। इसके बाद बात करता हूँ मैं, ये वाला जो देश देख रहा है ये मैंने बता चुका हूँ, ये क्या है? पनामा स्थल संधि। यहाँ पे पनामा सिटी है, पनामा नहर भी है, ये सब चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं और यहाँ पे हैं सब चीज़ें यहाँ पे बेसिकली। अगली बात करूँ जो स्पेशली मैंने बनाया है, तो यहाँ देखो, यहाँ एक देश मिलेगा ऐसे करके, यहाँ पे एक देश है ये वाला, ये, तो इस देश का नाम है इक्वेडोर। क्या नाम है इसका? इक्वेडोर या इक्वाडोर। तो इस देश का नाम है इक्वाडोर और इसकी राजधानी है यहाँ पे है। इसकी राजधानी क्या है? इसकी जो कैपिटल है इक्वाडोर की, तो इक्वाडोर की कैपिटल है वो है क्यूटो। इसकी जो कैपिटल है यहाँ पे है, यहीं पे लिखे देता मैं, क्यूटो। तो देखो ये हमने पढ़ा भी था कि 3 कंट्री ऐसे हैं। फिर यहाँ पे एक आप चिली पढ़ोगे कि फॉकलैंड, इक्वाडोर और चिली, जिनकी सीमा ब्राज़ील के साथ नहीं लगती है। आप खुद मैप पे देख सकते हो। यहाँ के बाद एक यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे जो कंट्री है ये वाला, इसका नाम है कोलंबिया। यहाँ इसका नाम है कोलंबिया। अब थोड़ी इम्पोर्टेंट हो जाता कोलंबिया, और कोलंबिया की राजधानी बगोटा है। तो यहीं पे लिखे देता मैं, यहाँ पे एक कैपिटल C4 कैपिटल, या ऐसे पॉइंट बना दूंगा। तो इसकी राजधानी है बगोटा। इनकी राजधानी सबकी याद रखना, बगोटा। इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि यही कोलंबिया जो देश है, यही आपका उत्तर अमेरिका या पनामा, जो यहाँ पे कंट्री भी है एक पनामा नाम से, उससे जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन हर बार आता है कि दक्षिण अमेरिका का कौन सा कंट्री है जो पनामा स्थल संधि से जुड़ा हुआ है और उसको जोड़ता है, तो वो है आपका कोलंबिया, जो उसको डायरेक्टली इससे जोड़ता है। तो ये हमने देखा, ये हो गया कोलंबिया। इसी के बाद फिर आप देखोगे यहाँ पे, और इससे यहाँ से ऐसा जुड़ा हुआ है। फिर ए वाले भाग पे, यहाँ पे जो बीच में दिख रहा है ना आपको, यहाँ पे एक कंट्री और मिलेगा और जिसका नाम है आपका पेरू। तो यहाँ पे आपको किनारे पे मिलेगा पेरू, ये आपका मिलेगा पेरू। इस प्रकार से कर दो, ऐसे जुड़ा है, ये आपका पेरू है और इसकी राजधानी किनारे पे है और इस राजधानी का नाम है लीमा। अभी हर बार सुनते हैं पेरू जलवायु समझौता, पेरू जलवायु समझौता हर बार होता रहता है, एग्रीमेंट होता है क्लाइमेट चेंज को लेकर के पूरे वर्ल्ड के द्वारा। और लीमा जो राजधानी है, यहीं पे सब लोग मिलते हैं, तो और इम्पोर्टेंट हो जाता है पेरू। इसके बाद फिर हम बात करते हैं यहाँ पे जो एक चीज़ मिलेगी। इसके बाद देखिए आप यहाँ से ही आपका एक देश है जो, देखो ये जो दिख रहा है नीचे कटा, ये तक नीचे तक जाएगा ऐसा कटा पूरा, और ये आपका देश है चिली। ठीक है, चिली। और अब चिली में इम्पोर्टेंट क्या है, चिली के बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं कि चिली है जो, और इस चिली की जो राजधानी वो आपकी है सेंटियागो। तो इसकी जो राजधानी मैं यहाँ लिख देता, सेंटियागो। इनके बारे में डिटेल से बताऊंगा बाद में, अभी हम लोग मैप पे लोकेशन जान लें कि कौन कंट्री कहाँ पे है और किसकी लोकेशन कहाँ बताई गई है, तो ये बेसिकली जान लें। इसके बाद आप देखोगे यहाँ पे ये वाला जो देश है, ये जो बीच में, ये आपका है बोलीविया। इसकी राजधानी है लापाज। ये दुनिया की, थोड़ी इसके बारे में बताऊं लापाज के बारे में, ये जो लापाज है ये दुनिया की, जो देखो बोलीविया है, बोलीविया की राजधानी लापाज है, जो दुनिया की सबसे उच्चतम राजधानी है।
दुनिया की सबसे उच्चतम राजधानी है आपकी लापाज। तो लापाज जो है वो दुनिया की सबसे उच्चतम राजधानी है यहीं पे, और यहीं पे आपकी मिलेगी, यहाँ पे किनारे पे यहाँ पे मिलेगी पेरू और बोलीविया बॉर्डर पे, यहाँ बॉर्डर पे झील है ऐसे करके, ऐसे ये वाली, और इस झील का नाम है, यहाँ लिखे देता मैं, टिटिकाका। टिटिकाका झील हर बार एग्जामों में इतनी ज़्यादा पूछी जाती है कि टिटिकाका झील किस देश में, तो दो देश पेरू और बोलीविया के बॉर्डर पर। सबसे ऊंची राजधानी कौन सी, लापाज है, और बोलीविया की राजधानी, और पेरू और बोलीविया के बॉर्डर पर होने के साथ साथ ये समथिंग 6000 अप्रोक्स में औसत ऊंचाई में है, जिसके कारण यहाँ पे जो अगर आप यहाँ पे कभी ये अपने स्पेशली झील है जो नौका गम्य के लिए, मतलब कि झील में जो नौकाएं रहती हैं, जो बोट है, बोट यहाँ पे आप करोगे नौका गम करोगे बोट से घूमोगे यहाँ पे, तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आप बादलों में सफ़र कर रहे हैं एकदम। तो नौका गम्य के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। तो यहाँ मैं लिखे देता टिटिकाका दुनिया की सबसे ऊंची झील है। एक तो मैं ये नहीं लिख रहा, ये सब आप लिख लेना। टिटिकाका झील नौका गम्य के लिए फेमस है, नौका गम के लिए प्रसिद्ध। ठीक है, ये हो जाएगा आपका नौका गम के लिए आपकी बहुत ज़्यादा ये क्या है, प्रसिद्ध है। बाकी मैं एक बात और करूँ, यहाँ पे एक देश और मिलेगा, यहाँ पे ये वाला ऐसे करके, इसका नाम है पराग्वे। पराग्वे, ठीक है, ये आपको मिलेगा यहाँ पे हल्का सा, क्या मिलेगा, पराग्वे। फिर एक कंट्री और मिलेगा यहाँ हल्का सा ऐसे करके, और जो किनारे से लगा है इसका नाम है उरुग्वे। उरुग्वे, उरुग्वे, इसकी राजधानी मोंटेवीडियो है, मोंटेवीडियो, इसकी राजधानी मोंटेवीडियो है। और पराग्वे देखो, पराग्वे है, और आपकी पराग्वे की जो राजधानी है वो है असेंसियन। तो यहीं अब जगह नहीं तो थोड़ा सा मैं, चलो यहाँ लिखे देता, एक मिनट, असेंसियन, ठीक है। तो पसंद ये हो गई। अब आपका जो नीचे कंट्री जो पूरा दिख रहा है, ये आपका बचेगा अर्जेंटीना। ये आपका बचा अर्जेंटीना। तो आपका जो बचा वो आपका बचा है क्या, अर्जेंटीना, और इसकी राजधानी है ब्यूनस आयर्स। तो इसकी जो कैपिटल है मैं यहीं लिखे देता, ब्यूनस आयर्स। ब्यूनस आयर्स इसकी राजधानी, ठीक है। इस पे आधा कब्जा अर्जेंटीना का, इस तरफ पूरा नीचे जो हिस्सा बना के रखा है ये पूरा कहलाएगा आपका, ये वाला हिस्सा पूरा ऐसे करके, ये पूरा जो भाग है ये अर्जेंटीना का है, पूरा भाग, ये पूरा बीच में इस प्रकार, ये अर्जेंटीना, और इस तरफ का भाग चिली का कहलाएगा, सैंटियागो, ठीक है। तो ऐसे आप करके देख लीजिए, गिन लीजिए कितने काउंट होगा। जैसे मैं कहूँ ब्राज़ील की 10 कंट्री की सीमा लगती है, तो गिनिए आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये हो गए आपके 10। तो 10 देशों की लगती है। अगर ब्राज़ील को काउंट करो तो ब्राज़ील को भी मिला के 11 हो जाएंगे। इसमें 3 कंट्री ऐसे, एक तो आपका है इक्वेडोर, और एक है आपका इसमें चिली, और एक है आपका फॉकलैंड। तो ये 3 कंट्री हैं जिनकी सीमा ब्राज़ील के साथ साझा नहीं करता है। और बाकी मैं बात करूँ, इसमें एक चीज़ और इम्पोर्टेंट हो जाती है, इसमें 2 कंट्री और ऐसे हैं इम्पोर्टेंट, जो बाकी आप देखो सारे जो देश दिख रहे हैं ना आपको किनारे, सबका बॉर्डर समुद्र से लग रहा है, मतलब इस जल के साथ साझा कर रहा सीमा। तो इसमें 2 देश ऐसे हैं जो स्थल रुद्र देश हैं। क्या है, स्थल रुद्र देश हैं। तो 2 देश ऐसे कौन से हैं, स्थल रुद्र देश। अब स्थल रुद्र देश का मतलब क्या, लैंडलॉक, इंग्लिश में बोलेंगे लैंडलॉक कंट्री, लैंडलॉक कंट्री कौन से, आप खुद मैप पे देख के बता सकते हो कि कौन से कंट्री ऐसे। एक तो आपका बोलीविया है और दूसरा आपका पराग्वे है। तो 2 कंट्री हैं, तो एक आपका बोलीविया और एक आपका हो जाएगा पराग्वे। तो 2 देश ऐसे हैं
जो स्थिर रुद्र देश हैं और जिनकी सीमा किसी भी जल बॉडी या वाटर बॉडी के साथ साझा नहीं करते हैं। हाँ, अब थोड़ी सी मैं यहाँ बात कर लूँ थोड़ी यहाँ से जो इम्पोर्टेंट है कि नीचे वाला जो हिस्सा ये मैंने बना के रखा है ये क्या है। तो देखिए यहाँ पे ये वाला जो हिस्सा कटा हुआ दिख रहा है, ये पूरा जो आप मैप पे एटलस पे आप देखेंगे स्पेशली, तो ये पूरा एरिया यहाँ से कटा छटा दिखाई देगा। ये भी पूरा इस तरफ से इसका तट कटा हुआ है, तो इनको रियो तट बोलते हैं। बाकी मैं अलग से पढ़ाऊंगा रियो तट क्या कहलाते हैं। ये स्पेशली छिछले रहते हैं और ये समुद्र की लहरों से कंटिन्यू पानी उनसे लगने के कारण वो कंटिन्यू कटते रहते हैं और जो मुलायम चट्टान रहती है तो वो कट छट जाते हैं, तो इस कारण इनको रियो तट बोलते हैं। ये एकदम भूल भुलैया टाइप का रहता है, एकदम पानी के अंदर भूल, एक पर्वत मिलेगा, एक माउंटेन मिलेगा, फिर पानी भरा रहेगा, फिर माउंटेन मिलेगा, फिर पानी भरा रहेगा। मतलब आप इस एरिया में जाओ तो शायद आप फिर बाहर निकलना बहुत मुश्किल पड़ जाएगा अगर जो पहली बार जा रहा है या इस पहले से उसको जानकारी नहीं है। तो इस प्रकार के यहाँ पे फ्योर्ड तट बोलते हैं, फ्योर्ड तट बोलते हैं इस एरिया को, और इस किनारे पे पूरा मिलेगा तो फ्योर्ड तट वाला हिस्सा ही वाला मिलेगा। हाँ, मैं इस पर थोड़ी सी बात कर दूँ, इसका नीचे वाला जो एरिया है तो इसको बोलते हैं टेरा डेल फ्यूगो। ये वाला जो हिस्सा है, ये वाले हिस्से को बोलते हैं टेरा डेल फ्यूगो, टेरा डेल फ्यूगो। तो टेरा डेल फ्यूगो बोलते हैं। अगर मैं बात करूं दक्षिण अफ्रीका के सबसे दक्षिणी बिंदु की, तो सबसे दक्षिणी बिंदु है कैप हॉर्न। कैप हॉर्न हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, दक्षिण अमेरिका का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है, तो आपका सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है, तो वो है आपका कैप हॉर्न। तो सबसे दक्षिण बिंदु है कैप हॉर्न। हाँ, अब बात करूं मैं कि ये देखिए इस तरफ ये वाला हिस्सा कौन कौन जोड़ता है, तो इसके बीच में एक जल संधि है वाली इस प्रकार से, तो इस जल संधि को बोलते हैं मैगलन की जल संधि या मैगलन जल संधि, मैगलन जल संधि। तो क्वेश्चन हर बार आएगा कि टेरा डेल फ्यूगो को दक्षिण अमेरिका से कौन सी जल संधि जोड़ती है, अलग करती है, तो वो आपको कहती है मैगलन जल संधि। बाकी जोड़ती किस किस को है, दक्षिणी अटलांटिक महासागर से दक्षिणी प्रशांत महासागर। इस तरफ मैंने बताया था यहाँ क्या है आपका दक्षिणी प्रशांत महासागर है, दक्षिणी प्रशांत महासागर, तो इनको जोड़ती, ये आप आराम से बता सकते हो। इस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं और इसमें इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका मैगलन जल संधि, और ये आपका रहेगा अटलांटिक महासागर, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, नीचे आपका है अंटार्कटिका। ठीक है, नीचे आपका है अंटार्कटिका। तो ये देखिए मैंने यहाँ आपको स्पेशली बेसिक चीज़ बता दी कि आपको कंट्री बताए, कंट्री कितना, इस महाद्वीप को कहते क्या है, ये सारी चीज़ें बताएं, कितने कंट्री हैं, कितने महाद्वीप है, और बेसिक इसके आसपास की वाटर बॉडी पे डिस्कस किया, कितने देश हैं और किसको क्या बोलते हैं, स्थिर रुद्र देश देखे। ये बेसिक था जो हमने आज जो जाना है, हमने आज स्पेशली मैप के बारे में जाना। और ये मैप है आपका राजनीतिक, मतलब कि पॉलिटिकल, ये मैप है आपका राजनीतिक मैप के बारे में जाना है। और आप जब मैप खोलो तो उसमें राजनीतिक मैप खोल के देशों की लोकेशन देख लेना। राजनीतिक मैप, राजनीतिक मानचित्र की चर्चा की है, इसके आगे हम इसकी नदियाँ, पर्वत, पठार, एक एक चीज़ डिस्कस करेंगे, एक एक चीज़ के बारे में जानेंगे। इसी तरह मेरे साथ मैप बना लीजिएगा और इसमें जो क्वेश्चन पुटअप होते हैं कि कितने कंट्री का बॉर्डर लगता है। हाँ, एक थोड़ी चीज़ और इम्पोर्टेंट मैं बता दूँ, ब्राज़ील दुनिया का ऐसा देश है कि जिसके साथ 10 देशों की सीमा साझा होती है, तो ये दुनिया का सबसे बड़ा देश नहीं है। इसमें अगर मैं बात करूं कि पहले पे कौन सा देश आता है, तो फर्स्ट पे इकलौता देश है, यहाँ लिखे देता मैं, पहले पे एक ऐसा देश है फर्स्ट पे चीन। चीन एक ऐसा देश है दुनिया में जो 14 देशों के साथ सीमा साझा करता है, सीमा साझा करता है। और बाकी सेकंड नंबर पे आपका आएगा ब्राज़ील। तो ब्राज़ील कितने देशों के साथ करता है, तो ब्राज़ील आपका 10 देशों के साथ। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट याद रखना, हर बार क्वेश्चन आता है कि सबसे ज़्यादा कौन सा देश है जो सीमा साझा करता है और दूसरे पे कौन सा है, तो दूसरे पे आपका आएगा ब्राज़ील। तो ठीक है, ये देखा आपने मेरे साथ कि किस प्रकार से हमें दक्षिण अमेरिका की समझ को कहाँ से स्टार्ट करना है, टॉपिक को कैसे हमें मैपिंग की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। यही मैं सीरीज चला रहा हूँ वर्ल्ड मैपिंग की, मैपिंग अंडरस्टैंडिंग मैप कैसे करनी है। तो ये आपने देखा मेरे साथ दक्षिण अमेरिका क्या है, और इसके साथ हम आगे भी इसके कंटिन्यू लेक्चर देखेंगे। ओके, थैंक यू। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।